हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में जापान के एक हिडन स्पिरिचुअल साइड के बारे में जानने वाले हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जापान वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एनीमे, वहाँ की बुलेट ट्रेन्स, कि वहाँ की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी? एक ऐसा देश जो लगता है जैसे कि फ्यूचर में ही जी रहा हो। पर आज मैं आपको जापान का एक अलग चेहरा दिखाने वाली हूँ। आज हम सब जापान की हिडन स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जर्नी पर निकल रहे हैं। पर ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, ये कहानी है नेचर और हमारे बीच के कनेक्शन की। ये कहानी है शोर और खामोशी के बीच, और शायद ये हम सब की कहानी है। आज से हजारों सालों पहले, जब जापान में कोई किंग नहीं था, कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं था, और जब सब लोग नेचर के बीच रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, तब लोग जाके पेड़ों के आसपास अपना घर बना लिया करते थे। वाटरफॉल में जाके शांत हो जाया करते थे, वहाँ पे ही जाके मेडिटेशन किया करते थे। और इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ एक चीज़ का, जिसका नाम था शिंतो। शिंतो कहता है कि पूरी दुनिया सेक्रेड है। हर माउंटेन, हर रिवर, हर फॉरेस्ट, सब कुछ। शिंतो का मतलब ये भी है कि वो लोग ये मानते थे कि हर माउंटेन, फॉरेस्ट या ये सारी चीज़ों में एक प्रेजेंस होती है, एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस जो एग्जिस्ट करती है और उन्हें कनेक्टेड फील करवाती है। और यही से जापान को स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मिली, शिंतो के नाम से। और इसी स्पिरिचुअल या डिवाइन प्रेजेंस जो वो फील करते थे, उसका नाम कामी पड़ा। चलो अब इमेजिन करिए कि आप सुबह के 5 बजे उठे हैं और आप जापान के किसी एक फॉरेस्ट पे वॉक करने के लिए निकले हैं। वहाँ ना कोई मोबाइल, ना नोटिफिकेशंस, ना कोई शोर शराबा, बस है तो ठंडी हवा, सुकून, शांति और पेड़ों की सरसराहट। जापान में ऐसे फॉरेस्ट है जिन्हें बहुत सीक्रेट माना गया है और हजारों सालों तक प्रोटेक्ट किया गया है, और आज भी वही है। ना किसी लॉ के वजह से, ना किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के वजह से, बस इसलिए क्योंकि लोगों को फील होता था कि यहाँ पे कामी रहते हैं, यानी कि इन सब में एक डिवाइन प्रेजेंस है जो उन्हें बहुत ही अच्छा फील कराती थी। जब हम किसी चीज़ को सेक्रेड मानते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और वहाँ के लोगों ने उसी रिस्पेक्ट को मेंटेन किया। जब आप उस फॉरेस्ट में एंटर करते हो तो आप अचानक से धीरे चलने लग जाते हो, धीरे बोलने लग जाते हो, और अचानक से शांत भी हो जाते हो, जैसे कि वहाँ का फॉरेस्ट आपसे खुद ही कह रहा हो कि शोर मत करो और बस एंजॉय करो। क्या आपने जापान के तोरी गेट के बारे में सुना है? दो दुनियाओं के बीच का दरवाज़ा है वो। जापान में एक सिंबल है जो स्पिरिचुअलिटी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है, वही है तोरी गेट, जो कि है रेड कलर का। ना कोई दरवाजे, ना कोई दीवार, बस है तो एक सिंपल सा फ्रेम, लेकिन उस फ्रेम का मीनिंग बहुत गहरा है। तोरी एक साइड ऑर्डिनरी वर्ल्ड है और एक तरफ सेक्रेड वर्ल्ड है। जब कोई उस गेट से एंटर करता है तो माना जाता है कि आप अपनी एवरीडे लाइफ को पीछे छोड़कर ट्रांसफॉर्म होकर एक सेक्रेड स्पेस में एंटर कर रहे हो। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल है। अगर हम देखें तो हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत टोरी मोमेंट्स आते हैं, जैसे कि हमारे लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक होता है, कोई दोस्ती टूट जाती है, जॉब छूट जाती है, ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं। और फिर सडनली हमारी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, अवेकनिंग के थ्रू आती है। इसे ही कहते हैं एक तोरी मोमेंट, जहाँ से हम अपनी पीछे की लाइफ को छोड़ के एक न्यू लाइफ, एक न्यू चैप्टर में बिगिन करते हैं। अब जापान के सबसे खास टर्म पे जाते हैं, जो कि है ज़ेन, जो स्पेशली मेरा फेवरेट टर्म है। मैं ज़ेन मोमेंट से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ, जो कि इवन बुद्धिज़्म से कनेक्टेड है। ज़ेन को मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो उसे खामोशी की शक्ति कहा जाएगा। आजकल की हमारी लाइफ इतनी लाउड हो चुकी है, यानी कि इंस्टाग्राम, रील्स, वीडियोस, शॉर्ट्स, सब कुछ इतना लाउड हो चुका है हमारी लाइफ में कि हमें खामोशी भी अनकंफर्टेबल लगने लगी है, जो एक्चुअली में हमारे लिए सबसे बेस्ट होती है, हमें खुद को पहचानने के लिए। जापान की स्पिरिचुअलिटी कहती है कि साइलेंस खाली नहीं होता, साइलेंस भरा हुआ होता है। हर क्वेश्चन का आंसर हमेशा वर्ड्स में हो ये ज़रूरी नहीं,
कभी कभी आंसर्स एक्सपीरियंस के थ्रू भी मिलते हैं। कुछ आंसर्स सिर्फ एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, इसलिए जो ज़ेन के मॉन्क्स होते हैं वो घंटों तक बैठे रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं उनकी ब्रीदिंग, उनकी थॉट्स, उनकी हर एक मूवमेंट, आदत या बॉडी की कोई भी चीज़ हो, और फिर वो समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये दुनिया नहीं थी, प्रॉब्लम था उनका ये रेस्टलेस माइंड जो कभी शांत होता ही नहीं था, हमेशा भागता दौड़ता रहता था, कुछ ना कुछ सोचता रहता था या ओवरथिंक करता रहता था। और इसलिए दुनिया भर के लोग आज भी ज़ेन से अट्रैक्ट होते हैं। ज़ेन हमें यही कहता है कि तुम पीस को गलत जगह ढूंढ रहे हो। पीस जो है वो बाहर नहीं है, पीस तुम्हारे अंदर ही है। नेक्स्ट है माउंट फूजी, जो है जापान की सोल। अगर इंडिया में कैलाश को शिव का निवास माना जाता है, तो जापान के लिए ये माउंटेन सिर्फ माउंटेन नहीं, ये माउंटेन उनके लिए एक इमोशन है, एक डिवोशन है और सब कुछ है। माउंट फूजी ऐसा लगता है जैसे कि उसे किसी आर्टिस्ट ने एकदम परफेक्टली बनाया हो। ये माउंटेन यहाँ के पिलग्रिम्स को इतना अट्रैक्ट करता है कि हर साल यहाँ पे हज़ारों लोग चढ़ने के लिए आते हैं। पर यहाँ के लोग यहाँ पे एडवेंचर करने नहीं आते, खुद को बदलने आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं। वो यहाँ पे पहाड़ चढ़ के ये नहीं दिखाना चाहते कि हमने कोई विक्ट्री पा ली है। माउंटेन इंसान को उसकी लिमिट्स दिखाता है, उसका ईगो तोड़ता है, उसका पेशेंस टेस्ट करता है और ऐसी और बहुत सारी चीज़ें सिखाता है जब एक इंसान उसे चढ़कर समिट तक पहुंचता है। और वहां पहुंचकर वो इंसान ये समझता है कि मैंने पहाड़ को नहीं जीता, मैंने खुद को जीत लिया। इससे हमें माउंटेन्स ये याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और माउंटेन्स कितने बड़े हैं। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है कि हम उसमें समा जाते हैं, पर वो हम में नहीं समा सकते। आज मैं आप सबसे एक अजीब सवाल करना चाहूँगी कि क्या कोई अम्ब्रेला में सोल हो सकती है, या कोई डॉल में, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में? एक मॉडर्न माइंड कहेगा बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीज़ों में सोल कैसे हो सकती है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। पर जापान ये मानता है कि अगर किसी चीज़ की रिस्पेक्ट की जाए एक बहुत ही ज़्यादा टाइम तक, कुछ सालों तक या सदियों तक, तो उस चीज़ में एक स्पिरिचुअल या डिवाइन प्रेजेंस आ जाती है। इस जापानीज एंशिएंट बिलीफ को सुकुमोगामी कहा गया है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक हो और साथ ही साथ उसकी रिस्पेक्ट भी इतने लंबे ड्यूरेशन तक की जाए, तो उसमें एक स्पिरिचुअल एसेंस आ जाती है। सोचिए कितनी अलग सोच है। आज हम कोई चीज़ को यूज़ करके तुरंत थ्रो भी कर देते हैं, पर वहाँ के लोग हर चीज़ को रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड के साथ ट्रीट करते थे। शायद ये एक लेसन है कि रिस्पेक्ट सिर्फ लिविंग बींग्स की नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट हर वो चीज़ की होनी चाहिए जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, जो एक वक्त पे वो हमारी विश थी। जैसे कि आज लोग मोबाइल ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं और सोचते हैं कि यार बोर हो गया मैं इससे, अब मुझे नया मॉडल चाहिए या मुझे नया फ़ोन चाहिए। पर ये भूल जाते हैं कि एक टाइम पे वो उनकी कितनी बड़ी विश थी जो पूरी हो चुकी है, पर अब उनके लिए उस चीज़ की अब रिस्पेक्ट नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप एक सिटी में वॉक कर रहे हैं, अचानक से वहाँ पे एक हिरन आ जाता है, यानी कि डियर। पहले एक आता है, फिर दूसरा, और अचानक से पूरा ग्रुप। हाँ, ये जगह का नाम है नारा, जो कि जापान में एक सिटी है। ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। यहाँ पे डियर्स को सिर्फ एनिमल नहीं माना जाता, इन्हें एंशिएंट टाइम से डिवाइन मैसेंजर्स माना जाता था। यहाँ के डियर्स को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है, उन्हें फीड किया जाता है, बहुत प्यार दिया जाता है। और आज भी जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ के डियर्स आपको बो डाउन करते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं। ये नज़ारा देखकर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि नेचर और ह्यूमन के बीच सारी बाउंड्रीज डिसॉल्व हो चुकी है। एक रिस्पेक्ट दोनों तरफ से आपको दिखेगी, ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच जैसे कि दोस्ती हो। जापान की एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ के यामाबुशी, जो कि वो साधु थे जो पहाड़ों में रह के एक अलग तपस्या करते थे। ऐसे यामाबुशी आज भी जापान में प्रेजेंट है। इन लोगों ने कंफर्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। ये फॉरेस्ट में जाके मेडिटेशन करते थे, वाटरफॉल में जाके डूब के अंदर भी मेडिटेशन करते थे,
लॉन्ग लॉन्ग फास्ट रखते थे, खाना नहीं खाते थे, और ये लोग चाहते थे कि ये नेचर के एक्सट्रीम्स को तब तक महसूस करे जब तक वो अपने सेल्फ को पहचान ना ले। ये लोग नेचर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक्सट्रीम्स को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। इनकी लाइफ को देखते हुए मेरे मन में एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, क्या हम सब नेचर से इतने डिस्कनेक्टेड हो गए हैं कि हम सब ने अपने सोल की आवाज़ सुनना ही बंद कर दिया है? हमने माउंट फूजी की तो बात कर ली, पर आपको पता है उसके बेस में एक फॉरेस्ट है जिसे खामोशी का फॉरेस्ट कहा जाता है, और उस फॉरेस्ट का नाम है आओकीगहारा। पहली नज़र में आपको ये फॉरेस्ट बहुत ही नॉर्मल लगेगा, पर यहाँ पे अब तक जो लोग गए हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक अजीब सी खामोशी है, एक ऐसी खामोशी कि आप अपनी खुद की हार्ट बीट भी सुन सकते हो। यहाँ के फॉरेस्ट इतने डेंस है, पेड़ों में इतने ट्विस्टेड रूट्स है, और एक ऐसी दुनिया लगती है जो कम्प्लीटली ड्रीम लाइक हो, एक सपने जैसी। इस वजह से जनरेशन से इस फॉरेस्ट के अराउंड बहुत ही मिस्ट्रीज और बहुत ही लेजेंड्स पैदा होते रहते हैं, चाहे आप सुपर नेचुरल चीज़ों पर बिलीव करो या ना करो। बट इस बात से हमें ये पता चलता है कि आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, जैसे कि कैलाश में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो कि आज भी साइंस और इंसान के समझ से बाहर है, और यही मिस्ट्रीज इन जगहों को स्पेशल बनाती है। और नेचर यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि जो चीज़ें तुम्हारे समझ से बाहर हो, ये ह्यूमन के माइंड से बाहर हो, ये साइंस के समझ से बाहर हो, तो उस नेचर में जाओ, वहाँ वक्त बिताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेचर अपने आप को तुम्हारे सामने खोल के ना रखे। आज भी बहुत लोग हैं जो नेचर की इस मिस्ट्रीज़ और इस एक्सपीरियंस को क्रैक कर पाए हैं, एक्सपीरियंस कर पाए हैं, पर वो लोग को ज़रूरत नहीं ये साइंस और ये समाज के सामने आके ये चीज़ों को बताने की, जो लोग उन पर कभी बिलीव ही नहीं करने वाले। और वैसे भी जैसे दो फ्रेंड्स के बीच उनके सीक्रेट सिर्फ एक दूसरे के पास रहते हैं, वैसे ही ऐसे लोग नेचर और अपने बीच ही ये प्राइवेट कनेक्शन रखना चाहते हैं, ये सीक्रेट जैसे रखना चाहते हैं, एक स्पेशल मोमेंट और मेमोरी के जैसे, जो सिर्फ उन दोनों को पता है और वो दोनों ही समझ सकते हैं। अब आते हैं जापान के सबसे मैजिकल मोमेंट पे, चेरी ब्लॉसम सीजन। ये टाइम पे सारे लोग गैदर होते हैं पार्क्स में, पिंक और वाइट फ्लावर्स से पूरे पार्क्स और पूरा जापान भर जाता है, गार्डन्स वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, और ये एक्चुअली में होता है एक लाइफ का सेलिब्रेशन। चेरी ब्लॉसम्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। कुछ दिन वो आते हैं, फिर गिर जाते हैं और फिर चले जाते हैं। जापान में इस ट्रेडिशन को इसलिए इतना मीनिंगफुल कहा गया है क्योंकि ये सिंबलाइज करती है कि हमारे लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना हमारी सक्सेस, ना हमारी यूथ, ना हमारी ब्यूटी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और यही सबसे स्पेशल चीज़ है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमेशा ही रहती लाइफ टाइम तक, तो वो स्पेशल कैसे होती? हमारी लाइफ इसीलिए स्पेशल है क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर सब कुछ परमानेंट होता तो इंसान बहुत ही जल्दी बोर हो जाता और एक डेड इंसान जैसे लाइफ को जी रहा होता। अब आते हैं जापान के समुंदर के बीच खड़ा एक लाल गेट, जो कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो समुंदर पर तैर रहा हो। ये जापान के मोस्ट आइकॉनिक स्पिरिचुअल सीन्स में से एक है, मियाजिमा का फ्लोटिंग तोरी। समुंदर में जब हाई टाइड्स होती है तो ये गेट बहुत ही मैजिकल लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये गेट दो वर्ल्ड्स के बीच सस्पेंडेड हो। शायद इसलिए लोग सेंचुरीज से यहाँ रहते हैं और बहुत ही स्पेशल फील करते हैं। उनके लिए तो हर दिन जैसे मैजिक जैसा हो। देखो, कुछ प्लेसेस सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होती है, वो प्लेसेस हमें फील करवाती है, और स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हमेशा फीलिंग से ही आती है, वर्ड से नहीं। अब फाइनली मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि जापान हमें क्या सिखाता है। अब तक हमने वहाँ के फॉरेस्ट, माउंटेन, वहाँ के साधु, वहाँ के डियर, चेरी ब्लॉसम्स, ये सब के बारे में जाना, पर जापान को ये सारी चीज़ें इतनी स्पेशल क्यों बनाती है, ये सवाल है। और जब दुनिया भर से लोग वहाँ जाते हैं तो एक ही बात क्यों कहते हैं कि यहाँ कुछ अलग है। देखो,
आंसर सिर्फ एक सिंपल सी बात में है। जापान के लोगों ने प्रोग्रेस को अडॉप्ट तो किया, उसको फ्यूचरिस्टिक बनाया तो सही, पर साथ में अपनी सोल को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी आत्मा से हमेशा एक कनेक्शन बना के रखा, नेचर से कनेक्शन बना के रखा। आज हम सब एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ स्पीड ही सब कुछ बन चुका है। सब लोग बस भाग रहे हैं, सबको बस फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट सक्सेस, सब कुछ स्पीड में चाहिए। और मुझे बहुत दुख होता है कि इसी फास्ट के चक्कर में आज हमें इतनी ही स्पीड से एंग्जाइटी भी फील होती है। जितनी कनेक्टिविटी बढ़ रही है उतनी लोनलीनेस है। जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, जितना एआई का ज़माना आ गया है, उतना ही ह्यूमन माइंड में कन्फ्यूजन पैदा होता जा रहा है। जब लोग जापान जाते हैं तो लोग वहाँ के टेक्नोलॉजी की तारीफ़ करते हैं, पर मुझे इम्प्रेस करती है उनकी ये बात कि मॉडर्न होते हुए भी उन्होंने अपने स्पिरिचुअल रूट्स को कभी नहीं छोड़ा और प्रिजर्व करके रखा। दुनिया में बहुत कंट्रीज मॉडर्न बनी, लेकिन जापान ने अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूला। उन्होंने फ्यूचर को एम्ब्रेस किया और साथ ही साथ अपने पास्ट को नहीं छोड़ा। अपने ट्रेडिशंस की हमेशा रिस्पेक्ट की, और शायद इसी बैलेंस ने जापान को एक यूनिक कंट्री बनाया। अगर अगली बार जापान जाओ तो वहाँ की टेम्पल्स में स्पिरिचुअलिटी मत ढूंढना, वहाँ की हवा में, फॉरेस्ट में, माउंटेन में, वहाँ की खामोशी में स्पिरिचुअलिटी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। बस एक बार वहाँ पे जाने का डिसीजन ज़रूर लेना। चाहे आप अभी जापान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है बस एक ही चीज़ से, वो है अवेयरनेस। इस पल में अवेलेबल रहना। अगर आप अवेयर हो चुके हो तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू भी हो चुकी है और आपको पता भी नहीं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे आपको खुद पता चलने लगेगा कि आप अपने आप को समझ पा रहे हो, आपकी लाइफ स्लो और शांत हो चुकी है और आपको हर चीज़ में खुशी मिल रही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। थैंक यू गाइस मुझे जापान के इस हिडन स्पिरिचुअल जर्नी में ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप जापान का पर्सनल एक्सपीरियंस करना चाहो तो आप सबसे पहले कौन से एक्सपीरियंस को फील करना चाहोगे? वहाँ के फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डियर्स या चेरी ब्लॉसम्स? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जानना चाहती हूँ एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और याद रखना, सबसे गहरी स्पिरिचुअल टीचिंग्स शब्दों से नहीं मिलती, खामोशी में ही मिलती है। सो गाइस, ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।